आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये आपने जरूर देखा होगा। जहां भी पानी रुका रहे या जहां से पानी लगातार चलता रहे वहां पे हरे रंग का कुछ आपने देखा होगा, जिसे आम भाषा में काई कहते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल असल में काई है, जिसे हम आम भाषा में काई बोलते हैं, इंग्लिश में इसे एल्गी बोलते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका रंग हरा क्यों होता है? एक चित्र है जिसके अंदर दीवार के ऊपर हरे रंग की काई लगी हुई दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका रंग हरा क्यों है? जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पौधों का हरा रंग पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण है। ऐसे ही काई में भी क्लोरोफिल या पर्णहरिम पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। तो यह भी प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे अपना भोजन बना सकता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और उससे ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, ये हमने पढ़े हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला एक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का है, पहले भी मैं बता चुका हूं। जैसे मंड या स्टार्च जो प्रकाश संश्लेषण में बनता है, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। आपने ग्लूकोज के बारे में सुना होगा, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट तो प्रकाश संश्लेषण में बन गया, इसके अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण भी होता है। अन्य खाद्य यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो बच गए, जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है और विटामिन है, वो सारे किस तरह से बनते हैं हमने वो जानना है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो है मंड या स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, कल यदि आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था कि इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6, कार्बन 6, H12 और ऑक्सीजन 6। वो एक रासायनिक सूत्र है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब जो नाइट्रोजन के मिलने से बनता हो। प्रोटीन हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन से बनता है। यदि पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 परमाणु हैं, और प्रोटीन के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पाया जाता है। पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है? एक बार हम चित्र देख लें। ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैसों का प्रतिशत है। इसमें जो हरा रंग दिखाई दे रहा है ये है नाइट्रोजन गैस, जो 78% है। जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ये 21% के आसपास ऑक्सीजन है, और जो 1% कुछ बच गया ये पीले रंग में दूसरी गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और दूसरी अन्य गैसें हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 78% यानी कि बहुतायत में पाया जाता है। लेकिन पौधों में एक समस्या है कि वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे ही वायुमंडल से पकड़कर प्रयोग नहीं कर सकते और उससे प्रोटीन नहीं बना सकते। उसके लिए वो कुछ दूसरे तरीके अपनाते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में यानी कि 78% वायुमंडल में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो
गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यहाँ पे शब्द दिया है कुछ विशेष जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर प्रोटीन बहुतायत में बनता है। प्रोटीन बहुतायत में बनता है मतलब वो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। अब उनके अंदर नाइट्रोजन इस जीवाणु के कारण जाएगा। अब वो जीवाणु कौन से हैं? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। इनका नाम है राइजोबियम। दोबारा एक बार फिर बता देता हूं, राइजोबियम ये जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़कर मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी में से इस नाइट्रोजन को पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और फिर अपने अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये जीवाणु कुछ इस तरह की गोल गोल संरचनाएं, ये जो आपको गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर रहता है। और ये जो पौधे हैं ये कुछ स्पेशल तरह के पौधे हैं जिन्हें हम बोलते हैं दाल वाले पौधे या दलहन की फसलें। जितने भी दाल वाले पौधे हैं हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि दालों में प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है। अब वो बहुत ज्यादा प्रोटीन उनके अंदर इसलिए है क्योंकि जितने भी दाल वाले पौधे हैं उनकी जड़ों में इस तरह से गोल गोल गांठ जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें नोड्यूल्स या गांठ कहते हैं। अब इन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु रहता है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? पौधे के अंदर गांठ बना के रहेगा और आसपास की नाइट्रोजन को पकड़ के पौधों को दे देगा, जिससे पौधे प्रोटीन बना लेते हैं। बदले में इन्हें क्या चाहिए? बदले में इनको रहने की जगह मिल गई जड़ों में और पौधा इन्हें खाना दे देता है। तो एक ये तरह का एक इनमें संबंध है कि जिसमें दोनों को फायदा है। तो एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु यानी राइजोबियम होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। आपने सुना होगा कि फसलों में उर्वरक और खाद डाला जाता है। जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उनमें उर्वरक और खाद बहुत कम डालना पड़ता है या डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों में पहुंचा देता है। लेकिन जो दूसरी फसलें हैं वो ऐसा नहीं कर सकती, तो उनको हमें नाइट्रोजन देना पड़ता है। उसके लिए हम उनमें उर्वरक या खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पौधों को यदि नाइट्रोजन मिल जाए तो वो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन ज्यादातर पाया किस चीज में जाता है उसकी बात करें। जितनी भी दालें हैं सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं क्योंकि उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और हम बात करें अगर वसा की, जितने भी घी या तेल हैं उन सभी में वसा उपस्थित होती है। तो पौधे 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये सभी का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रोटीन ज्यादातर उन पौधों में बनता है जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जैसे कि दालें। और वसा की भी कुछ खास फसलें हैं जिसे दलहन की फसलें हम कहते हैं। वे ज्यादातर अपने अंदर वसा बनाती हैं जिनका हम तेल निकालते हैं और उसको प्रयोग करते हैं, जैसे कि सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है। इसी तरह से कुछ दूसरे जानवर हैं जिनका हम तेल निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। वो तेल भी एक तरह का वसा का स्रोत है। 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता।
वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। हमने पहले पढ़ा है, जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं है वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर सकते और अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य और दूसरे जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपने भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर करते हैं। ऐसे ही वे पादप जो हरे नहीं है या फिर जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये शब्द हम पहले कर चुके हैं। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और विषम पोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है 1.5 परपोषी पादप पर अमरबेल। यहाँ पे नाम दिया हुआ है अमरबेल। ये एक तरह का पौधा है। इस पेड़ के ऊपर ये जो पीला पीला सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ा और नजदीक से देख सकते हैं। ये जो पीली पीली रस्सियां सी हैं, धागे से हैं, ये एक प्रकार का पौधा है। इसमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये हरे रंग का नहीं है और इसी कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, जिसके लिए ये दूसरे पौधों के ऊपर रहता है और वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर ये अमरबेल का चित्र दिया हुआ है। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह परपोषी कहलाता है। तो ये एक विषमपोषी प्रणाली का हिस्सा है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। यहाँ पे एक नया शब्द है, परजीवी। परजीवी का मतलब है, पर मतलब पराया या दूसरा और जीवी मतलब जीवित रहना। तो परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। एक बार फिर बताऊं, परजीवी दूसरों पर जीवित रहने वाले, जो रहेंगे भी दूसरे जीव पर और उसी से अपना भोजन भी लेंगे, उन्हें परजीवी कहेंगे। जैसे यहाँ पे अमरबेल दिखाई गई है, ये रहेगी भी इस पेड़ के ऊपर और इसी से अपना भोजन लेगी, तो हम अमरबेल को कहेंगे परजीवी। इससे पहले हमने एक शब्द पढ़ा था परपोषी। परपोषी और परजीवी दोनों अलग अलग तरह के शब्द हैं। परपोषी में कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा लेकिन उसके ऊपर रहेगा नहीं, और परजीवी में कोई जीव दूसरे जीव के ऊपर रहेगा भी और उससे अपना भोजन भी प्राप्त करेगा। उदाहरण बताता हूं। परपोषी का उदाहरण है जैसे मच्छर। मच्छर एक परपोषी है। वे दूसरे जंतुओं पर या हमारे पे निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, लेकिन हमारे ऊपर वो अपने आवास के लिए निर्भर नहीं करता। मच्छर कहीं भी रहे वो आएगा, हमारा खून पिएगा और चला जाएगा। तो वो परपोषी है, सिर्फ पोषण के लिए, खाने के लिए हमारे ऊपर या दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। और परजीवी का उदाहरण है जैसे जूं। जूं हमारे सर पे रहेगी और हमारा ही खून पिएगी, तो वो रहना भी और खाना भी दोनों हमसे प्राप्त करेगी। तो परपोषी और परजीवी में ये अंतर है। क्या हम एवं अन्य जंतु भी पादपों पर परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। हमने अभी परजीवी और परपोषी के बारे में पढ़ा है। मान लीजिए हम मनुष्य की बात करते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि मनुष्य पादपों पर परजीवी है या परपोषी है। यह आपके लिए एक सवाल है। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक
जैसे जीव भी परजीवी हैं। ये भी हम पढ़ रहे थे कि मच्छर जो है वो सिर्फ भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर करता है। तो मच्छर एक परपोषी है। खटमल या हम इसको कॉकरोच तरह का भी कह सकते हैं, ये भी अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर है, तो ये भी परपोषी है। जूं जो है ये रहेगी भी दूसरे जीव के ऊपर और उसका खून भी पिएगी, तो ये एक परजीवी है। और जोंक, जोंक आपने जानवरों को लगी देखी होगी, जोंक रहेगी भी उस जानवर के ऊपर और उससे अपना भोजन भी लेगी, तो जोंक एक परजीवी है। मच्छर परपोषी है, खटमल परपोषी है, जूं परजीवी है और जोंक परजीवी है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? भक्षण मतलब उनको खाते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? सुन के आश्चर्य होता है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़ों को, मेंढकों को, चूहों को, चमगादड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। हमें एक चित्र दिया हुआ है, चित्र 1.6। यहाँ पे ये पौधा है और इस पे कुछ ये इस तरह की कुछ संरचनाएं लगी हैं जो यहाँ पे बना के दिखाई गई है। ये जो पौधा है, इस पौधे का नाम है घटपर्णी या इंग्लिश में इसे बोलते हैं पिचर प्लांट। पिचर का मतलब है मटका। इसके ये जो मटके से यहाँ पे लगे दिखाई देते हैं, इनके कारण इसका नाम पड़ा है घटपर्णी या पिचर प्लांट। ये जो इसके मटके हैं, घटपर्णी है, ये इसकी पत्तियां ही है। पत्तियों का आगे का जो सिरा है वो इस तरह से रूपांतरित हो जाता है जिससे ये कीटों को पकड़ सकते हैं। पकड़ते कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये एक पिचर प्लांट का, घटपर्णी का एक घट है, यानी कि घड़ा है जिसकी हम बात करें। ये उसके ऊपर एक ढक्कन है और ये इसके अंदर का हिस्सा है। इसके अंदर एक बहुत ही खुशबूदार और बहुत ज्यादा चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। इसकी खुशबू आसपास फैली होती है। उसको सूंघकर जैसे कोई ही कीड़ा मकोड़ा, चूहा, कई बार चमगादड़ या मेंढक आसपास आते हैं और वो जैसे इसके अंदर जाते हैं तो इसके चिपचिपे होने की वजह से वो इसके अंदर फंस के रह जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते। और इसके ऊपर का ये जो ढक्कन है ये बंद होके इसको बाहर निकलने नहीं देता। यहाँ पे एक चींटी है, एक दूसरा चित्र है, इसके अंदर घटपर्णी के अंदर एक चमगादड़ फंसा हुआ है और ये बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उस चिपचिपे पदार्थ की वजह से ये अंदर ही चिपक के, धस के, फंस के मर जाएगा। घटपर्णी में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचनाएं होती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये यहाँ पे घड़ा है इसका और ये इसका ढक्कन है। जैसे कोई भी कीट इसके अंदर गया, ये ढक्कन एकदम से बंद हो जाता है और कीट इसके अंदर फंस के मर जाता है। कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो लेसदार पदार्थ है ये चिपचिपा है और इसके अंदर कुछ पाचक रस है। पाचक रस मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो किसी भी तरह के खाने को पचा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उन्हें पाचक रस कहते हैं। इसी तरह के पाचक रस हमारे पेट में पाए जाते हैं। जब भी हम कोई खाना खाएंगे तो वो पाचक रस उस भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। कीट मतलब कीड़े, भक्षी मतलब उनका शिकार करने वाले या उनको खाने वाले। तो ऐसे पौधों को कीट भक्षी पौधे कहते हैं। बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है? यहाँ पे जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ भी हमने कुछ चित्र देख लिए कि इसमें जो घटपर्णी है वो हरे रंग का है, इसके पत्ते भी हरे रंग के हैं, फिर भी इसको कीट खाने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको कि घटपर्णी जैसे या कीट भक्षी पादप हमेशा उसी
तरह की धरती में उगते हैं जहां पे धरती में नाइट्रोजन की कमी होती है। दोबारा एक बार फिर बताऊं, इस तरह के पादप केवल उसी तरह की धरती में उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी हो। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को या दूसरे जीवों को, छोटे जीवों को खा जाते हैं और उनके शरीर में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन से नाइट्रोजन निकाल के उसको प्रयोग करते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? यह भी हम बात कर रहे थे कि कीटभक्षी पौधे हमेशा उसी जगह पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। एक बार फिर इनके बारे में बता देता हूं। कीटभक्षी पादप वे हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और ये कीड़े मकोड़ों को इसलिए खाते हैं क्योंकि इनको उन कीड़े मकोड़ों से नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है।